गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप। क्रॉप के जो वाटर की आवश्यकता पड़ती है उसके बारे में हम लोग देख रहे थे। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे क्या? ठीक है, तो हम लोग देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ड्यूटी ऑफ वाटर। कौन कौन सा फैक्टर जो इफेक्ट करता है ड्यूटी को उसके बारे में पढ़ेंगे। द फॉलोइंग ड्यूटी ऑफ वाटर मेनली डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। ड्यूटी विभिन्न प्रकार के फैक्टर पर डिपेंड करता है। ठीक है, पहला टाइप्स ऑफ क्रॉप, मतलब एक मिनट यहाँ पे मैं पेन ले लेता हूँ। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रॉप मतलब किस टाइप का क्रॉप है। ठीक है, अगर एक हम लोग जैसे वीट लेते हैं और एक राइस लेते हैं, तो वीट में तो पानी की आवश्यकता कम होती है। ठीक है, तो इसका हम लोग बोलेंगे क्या, ड्यूटी इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, और एक राइस लेते हैं तो राइस में क्या होता है, पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो इसका ड्यूटी कम होगा। ड्यूटी क्या होगा इसका, कम होगा। अगर हाइयर जिसमें पानी की आवश्यकता ज़्यादा होगी उसकी ड्यूटी कम होगा, और जिसका पानी की आवश्यकता कम होगी तो उसका ड्यूटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। सिंपल तरीके से हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि किस तरह का फल, कौन सा क्रॉप हम लोग यूज कर रहे हैं, कौन सा क्रॉप खेत में लगा रहे हैं। ठीक है, तो भिन्न भिन्न प्रकार के क्रॉप पे डिपेंड करता है ड्यूटी। ठीक है, अगर ज़्यादा पानी जिसका ज़रूरत होगी उसका ड्यूटी क्या होगा, कम होगा। जिसको कम पानी की आवश्यकता होगी उसका ड्यूटी क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, इतना तक समझ में आ गई। तो हम लोग अब पढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड है क्लाइमेट कंडीशन। क्लाइमेट कंडीशन ऑफ द एरिया, मतलब किस जगह हम लोग फसल रोप रहे हैं, किस जगह हम लोग क्रॉप को प्लांट कर रहे हैं। ठीक है, क्रॉप को सोन कर रहे हैं। ठीक है, तो उस जगह का क्लाइमेट कंडीशन क्या है। तो हम लोग क्लाइमेट कंडीशन में देखते हैं दो तीन, इसको डिवाइड करते हैं दो तीन चीज़ में। ठीक है, पहला वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है। अगर टेम्परेचर हाई होगा, ठीक है, तो इवोपरेशन लॉस क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर इवोपरेशन लॉस ज़्यादा होगी तो आपका क्या होगा, ड्यूटी क्या होगा, ड्यूटी क्या होगा, लो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पानी की हानि हो रही है, इवोपरेशन लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो इसको यहाँ पे ड्यूटी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर हाई होगा तो ड्यूटी क्या होगा, लो हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे कहा इवोपरेशन लॉस वाटर का क्या होगा, ज़्यादा होगा। सेकंड देखते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी वहाँ का आर्द्रता, आर्द्रता वहाँ का नमी, वायु में नमी कितना है, ह्यूमिडिटी कितना है। अगर वायु में पर्याप्त मात्रा में नमी है तो क्या होगा, एवोपरेशन लॉस जो भी होगा वाटर का, या फिर विंड के वेलोसिटी से, मतलब ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहेगा तो हमारे क्या होगा, ड्यूटी का एवोपरेशन लॉस कम होगा। ठीक है, जो भी रहेगा एवोपरेशन लॉस कम होगा, तो एवोपरेशन लॉस कम होने के कारण ड्यूटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ड्यूटी क्या होगा, हाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ड्यूटी क्या होगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, अब हम टेम्परेचर देख लिए, ह्यूमिडिटी देख लिए, फिर हमारा हो गया क्या, विंड वेलोसिटी। विंड वेलोसिटी, अगर क्या होगा, विंड का वेलोसिटी क्या होगा, अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, विंड को वेलोसिटी ज़्यादा होने से इवेपोरेशन लॉस क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर ज़्यादा हम लोग कपड़ा वगैरह सुखाते हैं हम लोग अगर छत, तो क्या होता है, अगर ज़्यादा विंड चल रही होती है तो क्या होता है, जल्दी सूख जाता है कपड़ा। और कम विथ रिस्पेक्ट टू कम हवा चल रही होती है तो कपड़ा क्या होता है, जल्दी नहीं सूखता है। ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में तो क्या होता है, अगर ज़्यादा विंड वेलोसिटी ज़्यादा है, वहाँ का विंड का जो वेग है ज़्यादा है, तो क्या होगा, पानी की जो वाटर का लॉस क्या होगा, इवोपरेशन लॉस वगैरह क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा इवोपरेशन लॉस के कारण क्या होगा, वहाँ का ड्यूटी क्या हो जाएगा, ड्यूटी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए टेम्परेचर, विंड वेलोसिटी, ह्यूमिडिटी, विंड वेलोसिटी। अगर रेनफॉल देखते हैं, ठीक है, अगर वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है तो पानी की आवश्यकता क्या होगी, आपका वहाँ का पानी की हम आवश्यकता, इरिगेशन की आवश्यकता कम होगी। अगर इरिगेशन की आवश्यकता कम होगी तो हमारा ड्यूटी क्या होगा, ड्यूटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा यूजफुल रेनफॉल जो होगा। तो ये हम लोग देख लिए क्लाइमेट कंडीशन ऑफ दैट एरिया, उस एरिया का क्लाइमेट कंडीशन। तो उस एरिया का क्लाइमेट कंडीशन में कौन कौन सा देखें, टेम्परेचर अगर हाई होगा तो ड्यूटी हमारा क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है तो ड्यूटी हमारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। अगर विंड वेलोसिटी ज़्यादा है तो हमारी ड्यूटी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ठीक है। और हम लोग देखें अगर रेनफॉल ज़्यादा है, वहाँ पर रेनफॉल अच्छे में पर्याप्त मात्रा में होती है तो इरीगेशन के वहाँ पर आवश्यकता क्या होगी, कम होगी। तो हमारा वाटर रिक्वायरमेंट क्या होगा, कम होगा। तो फिर हमारा ड्यूटी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए क्या, क्लाइमेट कंडीशन ऑफ द दैट एरिया, मतलब उस एरिया का क्लाइमेट कंडीशन क्या है। थर्ड हम लोग देखते हैं सिस्टम ऑफ इरीगेशन। तो मतलब किस टाइप का हम लोग का सिस्टम है इरिगेशन का, मतलब किस टाइप का सिस्टम है हम लोग का। जैसे हम लोग क्या करते हैं, पेरेनियल इरिगेशन सिस्टम है। तो इसमें क्या करते हैं, हम लोग लगातार कनाल से पानी देते रहते हैं। ठीक है, लगातार कनाल से पानी देते रहते हैं। ठीक है। तो वो अगर फील्ड में देते रहते हैं तो उस एरिया का क्या होता है, वाटर के एरिया का जो फील्ड का क्या है, मिट्टी है, सेचुरेटेड रहता है हमेशा। जब लगातार होता है। और एक इनंडेशन होता है, जब बाढ़ आती है नहर में, जब बाढ़ आती है तो क्या नहर द्वारा हम लोग जो एक्स्ट्रा पानी है उसको फील्ड में दे देते हैं। तो फील्ड में अगर देते हैं तो जब बाढ़ नहीं रहती है, पानी नहीं आता है उस समय, तो उसमें फील्ड में नहीं डालते हैं तो यहाँ का मिट्टी क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। फिर दोबारा से इरिगेशन करेंगे तो हम लोग क्या होगा, मिट्टी की आवश्यकता होगी, पानी की आवश्यकता होगी। बस इसमें क्या होता है, सेचुरेटेड मिट्टी रहता है, पानी लगातार जाते रहता है। तो और यहाँ पे क्या होता है, पानी लगातार नहीं आता है। जब जब सूख जाता है ये पानी तो इसको, तो उसमें सूखने में फिर इसको जब ड्राई हो जाएगा तो इसको कुछ पानी अवशोषित कर लेगा। तो यहाँ पे पानी का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इन पेरेनियल इरिगेशन और इनंडेशन इरिगेशन, अगर हम इनंडेशन इरिगेशन करते हैं तो यहाँ पे पानी की आवश्यकता क्या होगी, ज़्यादा होगी। पानी की आवश्यकता है इसमें, पानी की आवश्यकता ज़्यादा होगी। पानी की आवश्यकता जब ज़्यादा होगी तो हमारी ड्यूटी क्या होगा, लो हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू पेरेनियल इरिगेशन। ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए क्या होगा ड्यूटी, और इसमें ड्यूटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए सिस्टम ऑफ इरिगेशन, इसमें देख लिए क्या, इनंडेशन इरिगेशन और पेरेनियल इरिगेशन। अब हम लोग देखते हैं मेथड ऑफ इरिगेशन, मतलब किस टाइप का मेथड यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग का होता है फ्री फ्लडिंग, बॉर्डर फ्लडिंग, चेक फ्लडिंग, फ्यूरो मेथड इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड और ड्रिप इरिगेशन मेथड। तो ये सब हम लोग पहले देख चुके हैं। तो अगर हम लोग फ्री फ्लडिंग अगर हम लोग फ्री फ्लडिंग बॉर्डर फ्लडिंग, चेक फ्लडिंग, और एक तरफ हम लोग कर रहे हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड और ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन, तो इसमें होता है हमारा फ्री फ्लडिंग में, बॉर्डर फ्लडिंग में, चेक फ्लडिंग में। इसमें क्या होता है, इवोपरेशन लॉस क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगर इवोपरेशन लॉस ज़्यादा होगा तो हमारा क्या होगा, वाटर की रिक्वायरमेंट अधिक होगी। अगर वाटर की रिक्वायरमेंट अधिक होगी तो हमारे की ड्यूटी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ड्यूटी क्या हो जाएगा, ड्यूटी हमारा क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन। स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन में इस ये हम लोग देखते हैं अभी ड्रिप इरिगेशन अगर देख लेते हैं तो ड्रिप इरिगेशन के इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, इवोपरेशन लॉस, इवेपोरेशन इवोपरेशन लॉस क्या होता है, कम होता है। तो इसके रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होता है। ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में हमारा क्या हो जाएगा, ड्यूटी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ड्यूटी क्या हो जाएगा, ड्यूटी हमारा क्या होगा, हाई हो जाएगा। और इसका ड्यूटी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ठीक है। अगर हम लोग स्प्रिंकलर भी देखें तो इसमें क्या होगा, एवोपरेशन लॉस और इसका फ्री वाटर चेक पर्सन में और क्या होगा, इनफिल्ट्रेट करेगा, मतलब पर्कुलेशन लॉस इसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड। तो इसका क्या हो जाएगा, ड्यूटी लो हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, ड्यूटी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है। तो समझ में आ गया, ये हमारा हो गया फोर्थ मेथड ऑफ इरिगेशन। ओके। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इरेज कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो हम लोग देख लिए मेथड ऑफ इरिगेशन। अब देखते हैं क्वालिटी ऑफ इरिगेशन मेथड।
मतलब हम लोग कैसा वाटर दे रहे हैं, मेथड ऑफ वाटर किस तरह का दे रहे हैं, नमकीन पानी है या अच्छा पानी है, ठीक है। अगर नमकीन पानी करते हैं, सलाइन वाटर है, सलाइन वाटर है, ठीक है, नमकीन पानी है, अगर दे रहे हैं तो इसको लीचिंग करने में बहुत सारा पानी की, अगर फील्ड को दे रहे हैं हम पानी, अगर साफ़ पानी नहीं है, उसमें सलाइन की मात्रा, नमकीन पानी ज़्यादा है, सलाइन वाटर है, तो दे रहे हैं, तो इसको लीचिंग प्रोसेस में हम लोग को लीच करने के लिए, जब लीचिंग प्रोसेस में हमारा बहुत सारा पानी क्या होता है, वेस्ट हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, मतलब ज़्यादा पानी की क्या होता है, ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। अब इसमें ज़्यादा पानी की क्या होती है, आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ज़्यादा पानी की आवश्यकता हो गया तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ड्यूटी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग अच्छे पानी का, फ्रेश फ्रेश वाटर, मतलब अच्छे पानी का, गुड वाटर का, फ्रेश गुड वाटर का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, तो विथ रिस्पेक्ट में वो जो सलाइन वाटर होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, पानी की आवश्यकता ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा होगी तो ड्यूटी क्या होगा, लो होगा, और इसमें ड्यूटी क्या हो जाएगा, ड्यूटी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, और इसका ड्यूटी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए किस टाइप का, ये हम लोग देख लिए क्या, मेथड, क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मेथड ऑफ कल्टीवेशन। अगर हम लोग अच्छे से कल्टीवेट करते हैं, अगर फील्ड को हम लोग अच्छे से जुताई करते हैं, प्लॉट करते हैं, ठीक है, ये फील्ड है हमारा, अगर इसको हम लोग अच्छे से जुताई करते हैं तो क्या होता है, जब वाटरिंग करते हैं हम लोग, और एक मेरा बिना अच्छे से जुताई किया हुआ नहीं है, ठीक से, और ये इसको ठीक से फील्ड को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लिए, अच्छी तरह से जुताई कर लिए, और ये अच्छी तरह से जुता हुआ नहीं है, और फील्ड को प्रिपेयर सही ढंग से नहीं किए हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, वाटर जब करेंगे तो इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी विथ रिस्पेक्ट टू इसके, जो हम लोग फील्ड को प्रिपेयर अच्छे से तरह से जुताई नहीं किए हैं, और इसमें जुताई की है, तो इसमें क्या होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगा, क्या कैपेसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, विथ रिस्पेक्ट टू इसके, इसका होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगा, कम होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगा, इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर की क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन, इरिगेशन क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, अगर हम बार बार इसको ये करना पड़ेगा, हम लोग को वाटरिंग करना पड़ेगा, लेकिन इसमें फिर ड्यूरिंग बेस पीरियड, और इसमें वाटर का इरीगेशन जो करना पड़ेगा हम लोग को कम होगा, विथ रिस्पेक्ट टू ए अनप्लॉग्ड, और ठीक से प्रिपेयर नहीं लाइन को किए हैं, तो इसका ड्यूटी क्या हो जाएगा, हमारा पानी की आवश्यकता इसके रिस्पेक्ट में कम होगी, अनप्रिपेयर्ड इसके रिस्पेक्ट में, इस फील्ड के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे ड्यूटी क्या हो जाएगा, ड्यूटी हो जाएगा हाई, और यहाँ पे ड्यूटी क्या हो जाएगा, पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी तो ड्यूटी क्या हो जाएगा, लो, इसका सॉरी, ड्यूटी हो जाएगा हाई, और इसका ड्यूटी क्या हो जाएगा, लो। इतना समझ में आ गया। तो हम लोग अब देखते हैं टाइप ऑफ सॉइल्स, अब कौन कौन सा सॉइल्स है, ठीक है। हम लोग को विभिन्न प्रकार का सॉइल है, जैसे हो गया ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है, ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है, सिल्टी सॉइल, ठीक है। तो ये सैंडी सॉइल, जिसमें सैंड की मात्रा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ब्लैक वाटर सॉइल में, जो हमारा ब्लैक काली मिट्टी जिसको बोलते हैं, काली मिट्टी जिसको बोलते हैं, तो इसमें ब्लैक कॉटन सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, वाटर होल्डिंग होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, वाटर, इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होता है, ज़्यादा होती है, तो हम लोग को फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन, जब होल्डिंग कैपेसिटी होगी तो इसको पूरे बेस पीरियड में हमको फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसमें हमारा वाटरिंग विथ रिस्पेक्ट टू काली मिट्टी और सैंडी सॉइल, इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होगा क्या हो जाता है, लो है एकदम, ठीक है। तो इसका हमारा पानी की आवश्यकता क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन क्या हो जाएगा, हमको बार बार करना पड़ेगा, तो इसका ड्यूटी क्या हो जाएगा, हमारा ड्यूटी क्या हो जाएगा,
ड्यूटी क्या हमारा लो हो जाएगा, और इसमें हम क्या होगा, काली मिट्टी में फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन कम होगा तो यहाँ का ड्यूटी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा रहेगा तो उसमें पानी की आवश्यकता कम पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो विथ रिस्पेक्ट टू इसके सैंडी सॉइल और सिल्टी सॉइल, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा पानी की आवश्यकता ज़्यादा होगी तो इसका ड्यूटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, काली मिट्टी का क्या हो जाएगा, हमारा ड्यूटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इतना तक समझ में आ गया सबको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यूजफुल रेनफॉल। तो इसके बारे में तो हम लोग पहले बता दिए, अगर रेनफॉल ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी इरिगेशन हम लोग को क्या होगा, कम करना पड़ेगा। जब कम हो गया इरिगेशन तो हमारा ड्यूटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब हो गया कनाल कंडीशन। मतलब कनाल कनाल कैसा है, हमारा नहर का कंडीशन कैसा है, अनलाइंड कनाल है कि लाइन कनाल है। अगर हमारा कनाल अगर हमारा ये क्या होगा, टोटली रेज कर देता हूँ। ठीक है, अगर हमारा कनाल कैसा है, लाइंड कनाल है, तो अगर लाइन कनाल है तो हमारा इसमें क्या होगा, वो कनाल क्या है, अनलाइन कनाल है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, परकोलेशन लॉस क्या होता है, अनलाइन कनाल में ज़्यादा होगा। जब ज़्यादा होगा तो इसके रिस्पेक्ट में अगर लाइन कनाल होगा तो उसमें परकोलेशन लॉस होगा, तो इसका क्या होगा, हमारा ड्यूटी क्या होगा, ड्यूटी क्या होगा, हमारा ज़्यादा होगा, हाई होगा। ड्यूटी क्या होगा, हाई होगा। अगर एक कोई अनलाइन कनाल है तो उसका सीपेज लॉस क्या होगा, परकोलेशन लॉस क्या होगा, ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा तो हमारा ड्यूटी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमारा लाइन करनाल है उसको हमें समझ में आ गया, ड्यूटी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। विथ रिस्पेक्ट टू आपका क्या अनलाइन करनाल है उसमें क्या हो जाएगा, ड्यूटी को क्या हो जाएगा, हमारा लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया टोपोग्राफी एंड लैंड। अगर टोपोग्राफी कोई लैंड है हमारा इस टाइप का है, इस टाइप का, ठीक है, अगर मान लेते हैं इस टाइप का कोई लैंड है, ठीक है, इस टाइप का है हमारा टोपोग्राफी, रेगुलर टोपोग्राफी है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमारा अगर सिंचाई कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो यहाँ का सिंचाई करेंगे तो यहाँ नीचे, ऊपर तो जल्दी से आ जाएगा, नीचे भी थोड़ा टोटल पानी नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा तो नीचे में ज़्यादा पानी हो जाएगा और ऊपर में विथ रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ थोड़ा सा पानी की क्या हो जाएगी, नीचे ज़्यादा हो जाएगा, ऊपर के पानी के जल्दी नीचे पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर पानी की आवश्यकता क्या हो जाएगी, ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन लॉस हो जाएगा फिर, और ये पानी क्या हो जाएगा, नीचे पहुँच जाएगा परकोलेट करके। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू अगर पैरेलल कोई है, यहाँ पर पूरे अच्छे से पानी इरिगेट होगा। ठीक है, अगर कोई हमारा पैरेलल इस टाइप का है खेत, पानी पूरे इरिगेट होगा, लेकिन इरेगुलर शेप है तो निचले ढलाव पे ऊपर के ऊपर से नीचे ज़्यादा पानी आ जाएगा, तो हमको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बार बार इरिगेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यूटी क्या हो जाएगा, अगर हमारा प्लेन है अच्छे से इरिगेट कर रहे हैं, पैरेलल है, तो उसके विथ रिस्पेक्ट टू उसके प्लेन और आपका टोपोग्राफिकल में अगर इरेगुलर फील्ड है तो उसका क्या होता है, इरेगुलर फील्ड है तो उसका ड्यूटी क्या हो जाएगा, पानी की फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन बार बार करना पड़ेगा, तो ड्यूटी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। विथ रिस्पेक्ट टू पैरेलल अगर कोई हमारा टोपोग्राफी है, मतलब समतल टाइप का है, अगर टोपोग्राफी जो क्षेत्र है, जो क्षेत्र है वहाँ का ज़मीनी समतली टाइप का है, तो वहाँ पर, और एक है इरेगुलर टोपोग्राफी है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इरेगुलर में क्या हो जाएगा, पानी की आवश्यकता बार बार, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन बार बार हमको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ड्यूटी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन पानी की कम हो जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू इरेगुलर टोपोग्राफी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्यूटी हमारा क्या हो जाएगा, हाई। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग बेस पीरियड ऑफ क्रॉप, बेस पीरियड क्या हम लोग बताए थे, बेस पीरियड कि कोई भी हम लोग फील्ड है तो इसको प्रिपरेशन करने से, फील्ड को जब प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, तो उस समय जो फर्स्ट वाटरिंग करते हैं, ठीक है, पहला जो पानी हम लोग प्रिपरेशन करते समय, फील्ड का प्रिपरेशन करते समय जो वाटर कर पानी देते हैं, और फिर हम लोग और फिर फसल के कटाई के पहले, फसल के कटाई के पहले, ठीक है, पहले वाटरिंग किए इस टाइम, फिर फसल के कटाई के पहले
इसके कटाई के पहले हम लास्ट वाटरिंग जो करते हैं, तो फर्स्ट वाटरिंग और लास्ट वाटरिंग के बीच में जो टाइम होता है, जो टाइम हमारा हुआ वही हमारा क्या हो गया, बेस पीरियड। अगर हमारा बेस पीरियड क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, हमारा ड्यूटी क्या होगा, ड्यूटी क्या हो जाएगा, हाई। क्या है कि पानी की आवश्यकता क्या होगी, ज़्यादा होगी अगर बेस पीरियड ज़्यादा है तो। और बेस पीरियड कम होगा किसी का, तो वहाँ का ड्यूटी क्या हो जाएगा, उस फसल का ड्यूटी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ठीक है, ये हाई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो समझ में आ गई आपको यहाँ तक कि बेस पीरियड किस तरह से फैक्टर जो है, ये सब फैक्टर है जो हमारा क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो पहला हो गया टाइप्स ऑफ क्रॉप, सेकंड हो गया क्लाइमेट कंडीशन ऑफ द एरिया, थर्ड हो गया सिस्टम ऑफ इरिगेशन, फोर्थ हो गया मेथड ऑफ इरिगेशन, फिफ्थ हो गया क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर, सिक्स्थ हो गया मेथड ऑफ कल्टिवेशन, सेवन्थ हो गया टाइप्स ऑफ सॉइल, एट हो गया यूजफुल रेनफॉल, नाइन कनाल कंडीशन, टेंथ क्या है टोपोग्राफी ऑफ लैंड, और 11th बेस पीरियड ऑफ क्रॉप। तो हम लोग देख लिए कौन कौन सा फैक्टर ड्यूटी को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मेथड ऑफ इम्प्रूविंग ड्यूटी ऑफ वाटर, कौन कौन सा मेथड है जिससे हम लोग ड्यूटी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट है द लैंड शुड बी properly plowed to be required depth and level before sowing of crop। पहले हम लोग क्या करते हैं कि लैंड को प्रॉपरली प्लॉज कर लेंगे, जोत लेंगे, ठीक है, ठीक है, रिक्वायर्ड डेप्थ तक, जितना डेप्थ हम लोग की ज़रूरत होती है, ठीक है। और फिर हम लोग क्रॉप को लगाने के पहले उसको क्या कर लेंगे, लेबल कर लेंगे। इससे क्या होगा, पानी की आवश्यकता कब होगी, विथ रिस्पेक्ट टू इरेगुलर सरफेस, ठीक है। जो लेवल नहीं रहेगा उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम उसको क्या कर देंगे, लेबल कर देंगे, और क्या हो गया, रिक्वायर्ड डेप्थ तक उसको फ्लॉस कर देंगे, ठीक है, उसको जुताई कर देंगे, ठीक है, फील्ड को अच्छे तरीके से जुताई कर देंगे और उसको बराबर कर देंगे, ठीक है। तो होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा और इरिगेशन हमारा पानी की रिक्वायरमेंट विथ रिस्पेक्ट टू इरेगुलर सरफेस क्या हो जाएगा, कम होगा। इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन क्या होगा, कम होगा, ठीक है, क्योंकि इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, पीछे बताए थे। तो ठीक है, तो ये हम लोग कर लेंगे, प्रॉपरली प्लॉज कर लेंगे, और सेकंड क्या है, लेवल कर लेंगे बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप। सेकंड देखते हैं हम लोग क्या है, सूटेबल मेथड ऑफ इरिगेशन शुड बी यूज। हम लोग को कौन सा मेथड सूट करता है वो सूटेबल मेथड यूज करना है, ठीक है। जैसे हम लोग बोले थे फ्री बॉर्डर चेक, बेसिन फ्यूरो स्प्रिंकलर ड्रिप, तो जितना भी फ्री बॉर्डर चेक ये सब है बेसिन है, उसके रिस्पेक्ट में ड्रिप इरिगेशन क्या होगा, इसमें पानी की आवश्यकता कम पड़ेगी, ठीक है। तो ये हम लोग को देख लेना है, ठीक है। फ्री बॉर्डर जो होगा, फ्री बॉर्डर चेक, इसके रिस्पेक्ट में ड्रिप और फ्यूरो इरिगेशन में क्या होगा, पानी ड्रिप और फ्यूरो इरिगेशन में क्या होगा, पानी की आवश्यकता कम पड़ेगी, तो इसका ड्यूटी हाई होगा। तो कौन सा मेथड हम लोग को यूज़ करना है, वो बोल रहा है कि सूटेबल मेथड यूज़ करना है। थर्ड क्या है हमारा, द कनाल शुड बी लाइंड। कनाल कैसा होना चाहिए, लाइंड होगा, जिससे पर्कुलेशन लॉस जो मेरा क्या होगा, कम होगा, ट्रांसमिशन लॉस, ठीक है। तो ड्यूटी क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ जाएगा। अब देखते हैं रोटेशन ऑफ क्रॉप मस्ट बी प्रैक्टिस, मतलब रोटेशन ऑफ क्रॉप, हम लोग का रोटेशन करके क्रॉप लगाना है, ठीक है, इससे क्या होगा, ड्यूटी कम होगी। द अलाइनमेंट ऑफ द कनाल आइडर इन सैंडी सॉइल और इन द फिजट रॉक शुड बी अवॉइडेड। हम लोग को सैंडी सॉइल और फिशर रॉक रहेगा, सैंडी सॉइल रहेगा तो क्या होगा, वाटर का पर्कुलेशन, अगर कनाल बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, अगर सैंडी सॉइल कनाल बना दिए तो क्या होगा, वाटर पर्कुलेशन लॉस ज़्यादा होगा। तो इसलिए हम लोग को फिशर रॉक है तो, और सैंडी सॉइल के ऊपर हम लोग को कनाल का अलाइनमेंट नहीं करना है, इससे क्या होगा, पर्कुलेशन बढ़ेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई तो ड्यूटी हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इससे हम लोग को सैंडी सॉइल और फिशर रॉक पे हम लोग को अवॉइड करना है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, द कल्टिवेटर मस्ट बी ट्रेन टू बी यूज इरिगेशन वाटर इफिशियंट एंड इकोनॉमिकली, ठीक है। कल्टिवेटर जुताई करने वाला क्या होना है, ट्रेन होना चाहिए, और डिफरेंट इरिगेशन वाटर को इफिशियंटली और इकोनॉमिकली अच्छे से यूज कर सके, ठीक है। तो इससे भी हमारी ड्यूटी क्या हो गया, बढ़ जाएगी। ये हो गया हमारा मेथड ऑफ इम्प्रूविंग ड्यूटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, क्या है, फ्यू इम्पॉर्टेंट डेफिनीशन, कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनीशन है, उसको हम लोग देख लेते हैं, जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आती है।
कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी, यहाँ पॉलिटेक्निक एग्जाम में भी आपको आएगी, ठीक है। इसको देख लेना और अच्छे से इसको समझना है, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं ग्रॉस कमांड एरिया। फर्स्ट है क्या हमारा, ग्रॉस कमांड एरिया। ग्रॉस कमांड एरिया किसको बोलते हैं? The gross command area is defined as the total area which can be irrigated by a canal system such that unlimited quantity of water is available. It includes cultivable and as well as uncultivable area for for example ponds, residential area, roads, forests, etc. ग्रॉस कमांड एरिया हो गया क्या, हो रहा है यहाँ पे कि हम सिंपल वे में समझा रहे हैं आपको। जैसे एक कनाल कोई है, ठीक है, ये हमारा कोई कनाल है, यहाँ से वाटर हम लोग यहाँ से निकालते हैं कनाल, ठीक है। तो ये हम लोग इससे जो है हम लोग को, अगर कनाल से हम लोग को इस एरिया को अगर मान लेते हैं सिंचाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एरिया को सिंचाई कर रहे हैं हम लोग, तो ये जितना टोटल सिंचाई करेंगे हम लोग, ठीक है, टोटल एरिया जो होगा, जो जिस एरिया को हम लोग सिंचाई करेंगे, ठीक है, इरिगेटेड जो है, तो इसको क्या बोलेंगे टोटल एरिया को, ग्रॉस कमांड एरिया, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, GC, ठीक है, ग्रॉस कमांड एरिया या GCA, ठीक है। तो इस कनाल से हम लोग टोटल एरिया को इरिगेट करेंगे, तो उसको बोलेंगे क्या, ग्रॉस कमांड एरिया। यहाँ पर ये बोल रहा है हमारे कि ग्रॉस ये कल्चरेबल भी हो सकता है। ग्रॉस कमांड एरिया को हम लोग दो भागों में विभाजित करते हैं, ठीक है। तो ग्रॉस है, ग्रॉस का एक मिनट इनको सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे ये नहीं दिखता। ग्रॉस कमांड एरिया के अंदर इसमें कल्चरेबल भी एरिया आ जाएगा और अनकल्चरेबल एरिया। तो अगर ये ग्रॉस कमांड एरिया कुछ जगह है कि अनकल्चरेबल कमांड एरिया, ये दोनों आ जाता है ग्रॉस कमांड एरिया में, ठीक है। तो अगर ग्रॉस कमांड एरिया GCA लेते हैं, तो इसके हमें टोटल एरिया डेट कैन बी इरीगेटेड, ठीक है। इसका नाम से हम लोग टोटल एरिया को, जो सिंचित क्षेत्र है उसको बोलेंगे क्या, टोटल एरिया को ग्रॉस कमांड एरिया। इसको दो भागों में विभाजित करते हैं। फर्स्ट क्या है, कल्चरेबल कमांड एरिया, कल्चरेबल एरिया कमांड एरिया, और दूसरा हो गया अनकल्चरेबल अनकल्चरेबल एरिया, ठीक है, या कमांड एरिया, ठीक है। तो कल्चरेबल हो गया जिसमें कि हम एक्चुअल में हम लोग पहले देखते हैं हम लोग अनकल्चरेबल। ग्रॉस कमांड एरिया के अंदर दोनों होगा, कल्चरेबल कमांड एरिया जिससे हम कि टोटल को इरीगेट कर देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसा जगह हमारा रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, कहीं फॉरेस्ट है, कहीं पॉन्ड है, कहीं पे रोड बना हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये टोटल कल्चरेबल है, ठीक है। हम लोग टोटल ग्रॉस कमांड एरिया जिसके अंदर हमारा क्या आ जाता है, अनकल्चरेबल एरिया भी और कल्चरेबल कमांड एरिया भी, तो ये हमारा हो गया। तो यहाँ पर तो हम लोग कृषि नहीं कर सकते हैं, रोड पे, पॉन्ड में, यहाँ रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, ये हमारा क्या है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग मान लेते हैं, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, और ये हम लोग मान लेते हैं पॉन्ड है, ठीक है। ये हमारा हो गया रोड हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा कुछ फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम लोग खेती नहीं कर पाएंगे, यहाँ तो इस एरिया को हम लोग बोल दिए क्या, अनकल्चरेबल एरिया, ठीक है। और ये हमारा हो गया टोटल, अगर हम लोग इसको ब्राउन से इसको दिखाएं, ये हमारा जो हो गया, ये ब्राउनिश, ये सबको छोड़ के ये टोटल क्या हो गया हमारा, टोटल हमारा जो हो गया एरिया, इसको बोल लेंगे कल्चरेबल कमांड एरिया। कल्चरेबल कमांड एरिया को अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में दिखाएं तो CCA, कल्चरेबल कमांड एरिया, ठीक है। ये तो हमारा हो गया टोटल, हम लोग इरीगेट कर सकते हैं, जो इरीगेबल एरिया है उसको बोलेंगे ग्रॉस कमांड एरिया। अगर उसी में हम लोग को दो भागों में विभाजित किए, पहला हो गया अनकल्चरेबल एरिया, मतलब जिस पर कृषि नहीं करते हैं, सच है, रोड हो गया हमारा, रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो गया, पॉन्ड हो गया, रोड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ये सब हो गया अनकल्चरेबल, यहाँ पर खेती नहीं करते हैं, ठीक है। और हो गया, और जो बचा हमारा वो क्या हो गया, कल्चरेबल कमांड एरिया।
तो हम लोग GCA को लिख सकते हैं जी, और इसमें हम लोग खेती करते हैं, हो गया क्या, कल्चरेबल कमांड एरिया। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं GCA बराबर लिख सकते हैं, GCA बराबर क्या लिख सकते हैं, कल्चरेबल CCA कल्चरेबल कमांड एरिया प्लस इसको क्या अनकल्चरेबल 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 एरिया। देखो हमारा इसको याद कर लेना है फार्मूला को, कभी कभी एग्जाम में पूछता है, ठीक है। GCA बराबर ग्रॉस कमांड एरिया इक्वल टू CCA कल्चरेबल कमांड एरिया प्लस अनकल्चरेबल कमांड एरिया। तो इसको याद कर लेना है, ये हमारा तो आपको समझ में आ गया। ये हो गया टोटल एरिया, ये हो गया जहाँ पे नहीं, जिसमें क्या हो गया, जिस पे खेती उती कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हो गया क्या, कल्चरेबल कमांड एरिया। और जिस पे रोड बना हुआ, सड़क बना हुआ है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, फॉरेस्ट वगैरह है, तो इस पे हम लोग खेती नहीं करते हैं, तो ये हो गया क्या, अनकल्चरेबल एरिया में। तो दोनों को मिला देंगे, अनकल्चरेबल एरिया प्लस कल्चरेबल कमांड एरिया, तो क्या क्या हमारा क्रॉस कमांड एरिया। इतना तक समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं, इरेज कर लेते हैं, आगे आगे है इरेज। अब हम लोग देखते हैं कल्चरेबल कमांड एरिया। द कल्चरेबल कमांड एरिया इज दैट पोर्शन ऑफ ग्रॉस कमांड एरिया विच इज कल्चरेबल और कल्टिवेबल। मतलब वो जैसे हम लोग कनाल बनाए थे, तो वैसा क्षेत्र ग्रॉस कमांड एरिया का वैसा क्षेत्र जहाँ हम लोग क्या करते हैं, एक जहाँ हम लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। तो हम लोग इस पोर्शन में क्या करते हैं, खेती करते हैं। यहाँ पर सड़क है, यहाँ पर रोड है, यहाँ पे ये सब वगैरह पर नहीं करते हैं। तो वहाँ पर जिस पे खेती करते हैं ग्रॉस कमांड का वो एरिया जो कल्टिवेबल है या फिर कल्चरेबल है, जिस पे हम लोग खेती करते हैं, उसको क्या बोलेंगे, कल्चरेबल कमांड एरिया। ओके, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कल्चरेबल कमांड एरिया, ठीक है। This culturable command area may be obtained by subtracting the unculturable area from the gross command area, ठीक है। वही हम बोले थे अभी, क्या होता है, CCA इक्वल टू हो जाएगा, CCA इक्वल टू क्या हो जाएगा, GCA ग्रॉस कमांड एरिया माइनस अनकल्चरेबल एरिया। या फिर इसको लिख सकते हैं सेम, GCA बराबर CCA कल्चरेबल कमांड एरिया प्लस अनकल्चरेबल एरिया, ठीक है। तो GCA बराबर क्या हो गया, CCA प्लस अनकल्चरेबल एरिया। यहाँ तक सबको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है, कल्चरेबल कमांड एरिया में भी सब डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टू कैटेगरी, ठीक है। जो हमारा कल्चरेबल कमांड एरिया है, 1 मिनट में चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। ये जो कल्चरेबल कमांड एरिया जो हमारा है, उसको दो भाग में फिर से डिवाइड, CCA को, ठीक है, CCA जो हमारा है उसको दो भागों में विभाजित किए हैं फिर से, ठीक है। अगेन इसको कर सकते हैं, तो होगा कल्चरेबल कल्टिवेटेड एरिया और कल्चरेबल अनकल्टिवेटेड एरिया। मतलब जो है, जैसे हम लोग कनाल बनाए थे, ठीक है, ये कनाल है हमारा, इसमें तो अब समझिए इतना हम लोग क्या है, CCA है, ठीक है, ये CCA है, कुछ मात्रा में CCA है, और कुछ यहाँ रेसिडेंशियल RB है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, सड़क है, रोड है, यहाँ कुछ का फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ बिल्डिंग कुछ। तो जहाँ पर ये जो क्षेत्र है हमारा, ये सबको छोड़ के रोड बिल्डिंग और ये हमारा हो गया CCA का वो पार्ट जिसमें हम लोग फसल ग्रो करवाएं, ठीक है, जिसमें हम लोग खेती किए हैं, मतलब पौधा रोप दिए हैं, वहाँ पे फसल लगा दिए हैं। और तो उस एरिया को हम लोग जहाँ पर फसल लगा दिए हैं, तो उस एरिया को क्या बोलेंगे, कल्टिवेबल एरिया, मतलब जहाँ पे फसल लगा चुके हैं। और जहाँ पे फसल परित छोड़ दिए हैं, खाली छोड़ दिए हैं, अगर कल्चरेबल एरिया में उस पर नहीं लगाए हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, कल्चरेबल अनकल्टिवेटेड एरिया। जैसे ये हो गया, ये हमारा अगर CCA हो गया, CCA मतलब ये हमारा हो गया कल्चरेबल कमांड एरिया, कल्चरेबल कमांड एरिया है। अगर ये मेरा एरिया हो गया, ये हमारा CCA है टोटल। तो इसमें तो हम लोग क्या किए, उस बेस पीरियड में क्या किए, हम लोग सब जगह खेती किए, ठीक है, यहाँ पे फसल लगा दिए, ठीक है।
यहाँ भी फसल लगा दिए, ठीक है, यहाँ भी फसल लगा दिए, सभी जगह फसल लगा दिए। लेकिन कोई किसान है, कोई कुछ जगह हम लोग खाली छोड़ दिए, जैसे ये वाला एरिया हम लोग को फसल, ये जो एरिया है कटपुट वाला जो दे रहे हैं वो है हमारा फसल नहीं रोपे हैं, ठीक है, नहीं लगा है। तो ये जो लगाया है फसल जिसमें लग चुका है तो उसको बोल देंगे कल्चरेबल कल्टीवेटेड एरिया, और जो नहीं फसल लगाया है उसको बोल देंगे कल्चरेबल अनकल्टीवेटेड एरिया। समझ में आगे? आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है cultivable cultivated area, it is that portion of CCA which is actually cultivated during crop season। मतलब उस क्रॉप सीजन में, अगर सेम क्रॉप सीजन में अगर फसल लगा, ये मेरा पूरा क्या है CCA है, कल्चरेबल कमांड एरिया है। अगर यहाँ पर हम लोग फसल रोप दिए हैं, यहाँ फसल रोपा हुआ है, यहाँ फसल रोपा हुआ है, लेकिन कुछ जगह पे एक खाली है जहाँ पे कटकुट है, यहाँ पे नहीं लगा है, तो ये वो पोर्शन CCA का जहाँ पे हम लोग कल्टीवेट किए हैं, ठीक है, ये जगह फिर लगा दिए, यहाँ पे क्रॉप किया हुआ, क्रॉपिंग लगाया हुआ है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे क्या, कल्चरेबल कल्टीवेटेड एरिया। और जहाँ पे हम लोग ये परीत है खाली है छोड़ दिए हैं, जहाँ पोर्शन पे कल्टीवेटेड एरिया नहीं है, हम लोग ड्यूरिंग क्रॉप सीजन हम लोग कल्टीवेट नहीं किए हैं, नहीं फसल लगाएं, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कल्चरेबल अनकल्टीवेटेड एरिया। इट इज दैट पोर्शन ऑफ CCA विच इज नॉट कल्टीवेटेड ड्यूरिंग क्रॉप सीजन। उस क्रॉप सीजन में हम लोग क्या किया, कल्टीवेट नहीं किए हैं, ठीक है, तो उसको बोलेंगे क्या, कल्चरेबल अनकल्टीवेटेड एरिया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इस CCA हो गया, यहाँ हमारा क्या है, ये हमारा GCA हो गया, ग्रॉस कमांड एरिया, टोटल जो एरिया हो गया उसको दो पार्ट में डिवाइड किए CCA, ठीक है, और उसको CCA क्या हो गया, कल्चरेबल कमांड एरिया, और हो गया क्या, अनकल्चरेबल कमांड एरिया में हम लोग क्या किया, डिवाइड किए। अगेन CCO को हम लोग कैसे दो भागों में डिवाइड किए, कल्चरेबल कल्टीवेटेड एरिया और कल्चरेबल अनकल्टीवेटेड एरिया, ठीक है, जिसमें फसल उस क्रॉप सीजन में लगा दिए और उस क्रॉप पीरियड में हम लोग फसल उसमें कल्टीवेट नहीं किए, तो उसको क्या बोलेंगे, कल्चरेबल अनकल्टीवेटेड एरिया। ये हमारा GCA का हम लोग को समझ में आ गया, ठीक है। ओके, तो हम लोग यहाँ तक समझ में आ गई है, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, intensity of irrigation is defined as the percentage of the cultivable command area proposed to irrigated annually। इसको बोल रहे हैं क्या कि परसेंटेज ऑफ कल्चरेबल कमांड एरिया, परसेंटेज ऑफ CCA, ठीक है, परसेंटेज ऑफ CCA ड्यूरिंग, सॉरी, परसेंटेज ऑफ CCA प्रपोज टू बी इरीगेटेड एनुअली, मतलब परसेंटेज ऑफ CCA का हम लोग कितना परसेंट मतलब इरीगेट कर रहे हैं साल भर में, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन। द परसेंटेज ऑफ कल्चरेबल कमांड एरिया प्रपोज टू बी इरीगेटेड एनुअली, हम लोग साल भर में कितना जो कमांड एरिया का कितना हम लोग ये करते हैं, इरीगेट करते हैं, उसको क्या बोला, इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन। एक क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये कोई एरिया है हमारा, कोई CCA है, कल्चरेबल कमांड एरिया है, कितना हमारा है, अगर मान लेते हैं कितना हमारा, मान लेते हैं 160 हेक्टेयर है, ठीक। हम लोग को क्या है, 160 हेक्टेयर अगर हमारा कल्चरेबल कमांड एरिया है, ठीक है। अगर उस क्रॉप जब एरिया है हमारा, टोटल CCA कितना है, 160 हेक्टेयर। यदि हम यदि हम खरीफ सीजन में, अगर हम लोग खरीफ सीजन में कितना, अगर हम लोग खरीफ सीजन में मान लेते हैं 80 हेक्टेयर पे CCA का, 80 हेक्टेयर पे हम लोग क्या किए, 80 हेक्टेयर पे हम लोग क्या खेती किए, ठीक है, 80 हेक्टेयर पे, तो कितना परसेंट हम लोग खरीफ सीजन में किए, फिर से देखते हैं हम लोग। अगर हमारे पास CCA कितना है,
सीसीए हमारा कितना मान लिए 160 हेक्टेयर मान लिए। यदि हम लोग खरीफ सीजन में 80 हेक्टेयर पे खेती किए तो कितना परसेंट हम लोग खरीफ सीजन में खेती किए, तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कितना हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कितना होगा, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कितना हो जाएगा बराबर, अगर खरीफ सीजन के लिए लेते हैं तो परसेंटेज में तो कितना हो जाएगा 80/160 इंटू कितना हो जाएगा, सॉरी 100 इंटू 100, तो 80 इंटू कितना हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 इंटू 50, ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा 50%, ठीक है। अगर हम लोग अब मान लेते हैं कि रबी सीजन में हम लोग कितना 25 हेक्टेयर पे खेती किया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कितना हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कितना हो जाएगा, इरिगेशन कितना हो जाएगा बराबर, ऊपर लिखते हैं बराबर कितना हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन टोटल है कितना 160, और रबी सीजन में हम लोग कितना किया 25 हेक्टेयर पे, तो 25/160, सॉरी 25 नहीं मान लेते, 40 मान लेते हैं, ठीक है। रबी सीजन के कितना किए 40, हम लोग 40/160 इंटू कितना परसेंटेज निकालेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 जा, ठीक है, और 4 इंटू 25, तो कितना हो जाएगा 25%। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन हम लोग करते हैं ईयरली निकालेंगे, ईयरली निकालें, ये तो हमारा हो गया रबी सीजन में, और ये हो गया हमारा क्या खरीफ सीजन में, तो हम लोग परसेंटेज ईयरली निकालते हैं, क्या होगा ईयरली इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, ईयरली इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये देखो हमारा क्या हो गया खरीफ में कितना है 50%, तो 50% प्लस हमारा क्या है रबी सीजन में कितना है 25%, कितना हो जाएगा 25 प्लस 25%, तो इक्वल टू कितना हो गया 75%, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या ईयरली इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, तो हम लोग समझ गए कितना हो गया, कितना हो गया, ये हो सकता है 100 से भी ज़्यादा भी हो सकता है, ग्रेटर देन 100 भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है, समझ गए। तो ये हो गया हमारा इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, ठीक है। ईयरली कितना हम लोग सीसीए का कितना हम लोग इरिगेट करते हैं एनुअली, ठीक है, तो इसको बोलने क्या इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है क्रॉप रेशियो। क्रॉप रेशियो क्या होता है, क्रॉप रेशियो के यहाँ पर देखिए आप, क्रॉप रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ लैंड इरिगेटेड ड्यूरिंग 2 क्रॉप सीजन रबी एंड खरीफ। हम लोग क्या बताओ वैसा लैंड को हम लोग 2 क्रॉप सीजन में क्या करते हैं इरिगेट करते हैं, तो उसी को रेशियो को क्या बोलते हैं क्रॉप रेशियो, उसके रेशियो को क्या बोलते हैं क्रॉप रेशियो। तो इसका रेशियो क्या होगा रबी, रबी पहले लेंगे उसके बाद क्या खरीफ, इसको बोलेंगे क्रॉप रेशियो, ठीक है। ये हो गया हमारा रेशियो रबी एंड खरीफ, ठीक है, इसको बोलेंगे क्रॉप रेशियो, पहले रबी आएगा उसके बाद खरीफ रेशियो होगा, ना कि खरीफ बाई रबी करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा क्रॉप रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं पालियो इरिगेशन। पालियो इरिगेशन क्या है आइए देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज द वाटरिंग डन प्रायर टू सोइंग ऑफ ए क्रॉप, इट इज डिफाइंड एज द वाटरिंग डन प्रायर टू द सोइंग ऑफ ए क्रॉप। ये हम लोग करते हैं कब करते हैं जब हम लोग खेत को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, उस समय हम लोग क्या करते हैं जब बीज लगाने के पहले सॉरी बीज लगाने के पहले हम लोग क्या करते हैं खेत को पहले इरिगेट करते हैं वाटरिंग करते हैं, ठीक है, ताकि उस
ताकि उस ज़मीन को, उस सॉइल को सफिशिएंट मात्रा में मॉइस्चर मिल सके उसके पौधे के क्रॉप के इनिशियल ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, हम लोग पौधे के इनिशियल ग्रोथ करने के लिए हम लोग उसके पौध क्रॉप को लगाने के पहले क्या करते हैं, बाटिंग करते हैं। क्यों करते हैं? सॉइल को सफिशिएंट मॉइस्चर देने के लिए कि क्रॉप इनिशियली शुरुआती दौर में क्या करें, ग्रो कर सके। तो उसको बोलेंगे पालियो इरिगेशन। पालियो इरिगेशन और सिंपली पालियो किसको बोलेंगे? अगर हम लोग फसल लगाने के पहले खेत को हम लोग वाटिंग करते हैं, ठीक है, उसको शुरुआती ग्रोथ के लिए हम लोग उसको सफिशिएंट मॉइस्चर सॉइल को प्रदान करते हैं। किसका ग्रोथ के लिए? पौधे के ग्रोथ के लिए। हम लोग इनिशियली खेत में पेड़ पौधे जो क्रॉप है उसको लगाने के पहले हम लोग खेत को क्या करते हैं, बाटिंग करते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? ताकि उसको इनिशियल में पानी की आवश्यकता जो हो सफिशिएंट उस सॉइल को मिल सके, इसीलिए करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा पालियो इरिगेशन। पालियो इरिगेशन उसको बोलेंगे या सिंपली पालियो उसको बोलेंगे हम लोग को फसल को क्रॉप को सोन करने से पहले फील्ड के मिट्टी को हम लोग वाटर करते हैं। ठीक है, वाटिंग करते हैं, सिंचाई करते हैं, क्योंकि इसको इनिशियल मॉइस्चर प्रदान करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फसल लगाएंगे हम लोग उसको इनिशियली बढ़ने के लिए उसको पानी की आवश्यकता पूर्ति हो सके। ठीक है, उसको वृद्धि के लिए हम लोग सफिशिएंट मॉइस्चर प्रदान करते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पालियो इरिगेशन। ठीक है, ये हमारा हो गया कोर वाटरिंग। अब हम लोग देखते हैं कोर वाटरिंग क्या होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं कोर वाटरिंग क्या होता है, कोर डेप्थ क्या होता है, और कोर पीरियड किसको बोलते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग देखते हैं कोर वाटरिंग। कोर वाटरिंग क्या है? द फर्स्ट वाटरिंग आफ्टर द प्लांट हैव ग्रोन ए few centimeter high is known as core watering। फिर से एक बार देख लेते हैं। द फर्स्ट वाटरिंग आफ्टर द प्लांट हैव ग्रोन अ सेंटीमीटर हाई इज नोन एज कोर वाटरिंग। कह रहा है कि जब हम लोग पेड़ को लगाते हैं, ठीक है, जब हम लोग क्रॉप को लगा दिए क्रॉप को, ठीक है, तो यहाँ जो फील्ड है, ठीक है, ये थोड़ा सा शुरुआती में फ्यू सेंटीमीटर अगर ग्रो करता है, पहला वाटिंग जो कहते हैं हम लोग, उस पेड़ को हल्का सा ग्रो करने के बाद, ठीक है, इनिशियली ग्रो करने के बाद, ठीक है, क्रॉप को जब हम लोग फ्यू सेंटीमीटर बड़ा हो जाता है तो उसमें जब हम लोग पहला वाटरिंग करते हैं, फर्स्ट वाटरिंग करते हैं, ग्रो के बाद थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर कुछ सेंटीमीटर कुछ सेंटीमीटर बड़ा होगा। बड़ा होने के बाद हम लोग जो पानी इसको देते हैं, तो जितना फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन में जैसे 10 सेंटीमीटर देते हैं या 20 सेंटीमीटर देते हैं, तो 10 सेंटीमीटर अगर हम लोग पूरा क्रॉप पीरियड में फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन कर रहे हैं, तो उस समय हम लोग शुरुआती में 12 या 13 देते हैं, क्योंकि शुरुआती में 13 सेंटीमीटर देते हैं, मतलब कुछ ज़्यादा और सब फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन करेंगे तो उसके हिसाब से हम लोग ज़्यादा देते हैं, क्योंकि शुरुआती में पेड़ बहुत तीव्र गति से बढ़ता है। जब तीव्र गति से बढ़ता है तो उसको इनिशियली जब बढ़ रहा होता है तो उसको पानी की आवश्यकता क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो हम लोग को इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जब हम लोग फर्स्ट वाटिंग करते हैं आफ्टर पेड़ को फ्यू सेंटीमीटर ग्रो जब हो जाता है, तो फर्स्ट वाटिंग जो करते हैं वो ज़्यादा करते हैं, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? कोर वाटिंग। द फर्स्ट वाटिंग आफ्टर द प्लांट्स हैव ग्रोन a few centimeter high is known as core watering। फिर से एक बार देख लेते हैं। द फर्स्ट वाटिंग आफ्टर द प्लांट हैव ग्रोन a few centimeter high is known as core watering। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखते हैं हम लोग कोर डेप्थ। अगर द डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड ड्यूरिंग दिस वाटरिंग इज नोन एज, अब जितना पानी डेप्थ दे रहे हैं इसको, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कोर डेप्थ बोलेंगे। ठीक है, अब लोग अब देखते हैं कोर पीरियड। द कोर वाटरिंग मस्ट हैव बीन डन इन लिमिटेड पीरियड विच इज नोन एज कोर पीरियड। मतलब अगर जिस समय में उतना पानी हम लोग दे पाते हैं, जिस टाइम में उसको देंगे, ठीक है, तो लिमिटेड पीरियड को हम लोग क्या बोलेंगे? उस पीरियड को क्या बोलेंगे? कोर डेप्थ। मतलब कोर वाटरिंग जब फ्यू सेंटीमीटर, फिर से एक बार देख लेते हैं, कोर वाटरिंग उसको बोलेंगे
जब कोई फील्ड है वहाँ पर हम लोग कोई क्रॉप लगाते हैं तो फ्यू सेंटीमीटर जब बढ़ जाता है, फर्स्ट वाटरिंग जो करते हैं फ्यू सेंटीमीटर बढ़ने के बाद, तो पानी देते हैं जितना इनिशियल चाहिए, ठीक है। तो उस पानी को क्या हम बोलेंगे, कोर वाटरिंग बोलेंगे, ठीक है। द डेप्थ ऑफ दिस वाटर अप्लाइड डूइंग दिस वाटरिंग नोन एज कोर डेप्थ। अगर उस जितना डेप्थ है पानी का उसमें अप्लाई करें तो उस डेप्थ को क्या बोलेंगे, कोर डेप्थ। एंड जितने लिमिटेड पीरियड में हम लोग उस पानी को देते हैं तो उस वाटर को क्या बोलेंगे, कोर पीरियड बोलेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया कोर वाटरिंग, कोर डेप्थ, कोर पीरियड, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कैपेसिटी फैक्टर। A canal is designed for a certain maximum discharge capacity, but it did not carry the same discharge at all times. Hence, the mean supply discharge of a canal for a certain duration to its maximum discharge, यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ बोल रहा है मीन सप्लाई डिस्चार्ज टू मैक्सिमम सप्लाई डिस्चार्ज ये डिफाइन होता है कैपेसिटी फैक्टर। बोल रहा है कि कनाल में कुछ हम लोग कभी कभी क्या होता है, कनाल ये डिजाइन फॉर मैक्सिमम डिजाइन के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी के लिए कनाल को डिजाइन करते हैं, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है कि मैक्सिमम डिड नॉट कैरी द सेम डिस्चार्ज। मतलब क्या, हमेशा वो कभी कभी वो सेम डिस्चार्ज कैरी नहीं करता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं मीन सप्लाई डिस्चार्ज, जो मीन सप्लाई है मैक्सिमम से कम जो एवरेज चलते रहता है, ठीक है, उसमें सप्लाई होती रहती है। तो मीन सप्लाई डिस्चार्ज बाय टू क्या, मैक्सिमम डिस्चार्ज, जो मैक्सिमम डिस्चार्ज होगा तो उसको आप क्या बोलेंगे, डिस्चार्ज कैपेसिटी, सॉरी कैपेसिटी सिटी फैक्टर, ठीक है। तो वही बोल रहा है मीन सप्लाई डिस्चार्ज टू मैक्सिमम डिस्चार्ज कैपेसिटी इज कॉल्ड कैपेसिटी फैक्टर। तो ये हो गया हमारा कैपेसिटी फैक्टर, सभी को समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कैश क्रॉप। कैश क्रॉप किसको बोलते हैं, देखते हैं। A cash crop may be defined as a crop which had to be in cash in the market for processing, ठीक है। उसको इनकैश करते हैं मार्केटिंग में, प्रोसेसिंग के लिए, एज इट कैन नॉट बी कंज्यूम डायरेक्टली बाय द कल्टिवेटर, क्योंकि हम लोग इसको, जो भी कल्टिवेटर है जो फसल उगाने वाला है, ठीक है, वो डायरेक्टली इसको कंज्यूम नहीं कर सकता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कैश क्रॉप। कैश क्रॉप में कौन कौन सा क्रॉप आ जाता है आपको, कैश क्रॉप में कौन कौन सा, जैसे हो गया टोबैको, टोबैको आ गया, क्या हो, शुगर केन, शुगर केन, ये सब क्या हो गया हमारा, कॉटन, ये सब क्या, टी, ये सब क्या हो गया हमारा कैश क्रॉप हो गया। हम लोग इसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कल्टीवेटर इसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करता है, इसको कैश कर देता है मार्केट में, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं क्या, कैश क्रॉप, ठीक है। यहाँ पे कैश क्रॉप लाइक जूट, टी, कॉटन, टोबैको, शुगर केन एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ कैश क्रॉप। अब हम लोग देखते हैं टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर क्या होता है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज द कनाल हैज एक्चुअल रन, क्या होता है, कनाल हैव एक्चुअल रन ड्यूरिंग ए वाटरिंग पीरियड टू द टोटल नंबर ऑफ डेज ऑफ वाटरिंग पीरियड इज नोन एज टाइम फैक्टर, ठीक है। मतलब एक्चुअल कभी कभी कनाल बंद भी हो जाता है, ठीक है, कोई कारण बस, ठीक है। तो क्या, एक्चुअल में जो रन किया कनाल, एक्चुअल में कनाल जो रन किया जितना दिन तक, और उसका टोटल नंबर ऑफ डेज वाटिंग पीरियड, मतलब लगातार अगर चलते रहे तो नंबर ऑफ डेज वाटिंग पीरियड जो है, एक्चुअल नंबर ऑफ रन और वाटिंग पीरियड जो है, वाटिंग पीरियड जो एक्चुअल नंबर ऑफ, मतलब जितना दिन तक वो, मतलब एक्चुअली में कनाल क्या किया, कनाल में कनाल क्या किया, रन किया, लेकिन और नंबर ऑफ डेज ऑफ द वाटिंग पीरियड, मतलब एक्चुअल में कितना वाटिंग पीरियड है उसके रेशियो को क्या बोलते हैं हम लोग, टाइम फैक्टर। मतलब कितना दिन, मतलब एक्चुअल में कितना दिन है, जहाँ कभी कनाल बंद भी हो जाता है कोई पर्पज से, लेकिन एक्चुअल में वो कितना है पूरा उसका वाटर पीरियड जो है, और इसके रेशियो क्या बोलेंगे हम, टाइम फैक्टर, ठीक है। ये हो गया हमारा टाइम फैक्टर। कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर और इवेपोर ट्रांसपीरेशन, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कंजम्पटिव यूज क्या है, कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर और इवेपोर ट्रांसपीरेशन, ये क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कंजम्पटिव,
Conjunctive use of water or evapotranspiration is defined as the total quantity of water used by the vegetative growth of a given area in transpiration and building plant tissue. ठीक है, टोटल वाटर यूज बाय वेजिटेटिव ग्रोथ, ठीक है, और उसके ट्रांसपिरेशन में और बिल्डिंग में जो हम लोग टीसी में यूज कर रहे हैं, एंड दैट इवोपरेटेड फ्रॉम द एडजेसेंट सॉइल इन द एरिया एनी स्पेसिफाइड टाइम। मतलब कुछ स्पेसिफाइड टाइम में, एक जब तक हम एक पौधा मान लेते हैं, ठीक है, ये हमारा पौधा है, तो ये जो वाटर तो इसका जड़ है, ठीक है, तो और यहाँ पे सॉइल है, ठीक है, ठीक है, यहाँ तो कोई स्पेसिफाइड टाइम में ये जो जड़ क्या करता है, पानी ऊपर लेगा और ये अपना ग्रोथ करेगा, ठीक है, और इसका पत्ती में भोजन बनाने में, इंटरनल ग्रोथ में ये पानी को यहाँ से ले जाएगा और फिर ये क्या हो जाएगा, इवोपरेट, कुछ वाटर क्या हो जाएगा, यहाँ से छोड़ देगा, इवोपरेशन हो जाएगा, वायुमंडल में चला जाएगा, ठीक है, और कुछ जो यहाँ पर का एडजेसेंट सॉइल है इसका, यहाँ से भी इवोपरेट होकर चला जाएगा कुछ वाटर, ये अपना टिश्यू उशू बनाने में काम करेगा, ठीक है, और फिर फाइनली वो इवोपरेट होगा। और तो ये दोनों मिला के इवोपरेशन और इसको ट्रांसपीरेशन और बिल्डिंग टिश्यू बिल्डिंग में जो पानी लॉस होगा फिर अल्टीमेटली वायुमंडल में चला जाएगा, तो ये और ये इवोपरेशन सॉइल से होगा, ठीक है। ये दोनों को मिला के हम लोग इसको क्या बोलेंगे, जो वाटर कंज्यूम होगा, ठीक है, तो इसको बोलेंगे कि हम लोग का इवेपो ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन। यहाँ से तो आपका सॉइल में से क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, और इस ट्रांसपीरेशन मतलब समझिए एक ये पौधा अपना इंटरनल टिश्यू बिल्डिंग करने में और ये अपना ग्रोथ करने में, और फिर फाइनली यहाँ से क्या हो जाएगा, वाटर फिर क्या होगा हमारा एटमोसफेयर में चला जाएगा। तो ये दोनों मिला के जो वाटर का लॉस हुआ है, जो वाटर यूज हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इवेपो ट्रांसपीरेशन, ठीक है, कोई स्पेसिफाइड टाइम। तो ये हो गया हमारा इवेपोट्रांसपीरेशन। अब देखते हैं कौन कौन सा फैक्टर वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग द कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर एज फॉलो। इवेपोट्रांसपीरेशन या कंजम्पटिव यूज दोनों सेम है, ठीक है, तो हम लोग इसको कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है उसको देखते हैं, ठीक है। तो द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग द कंजम्पटिव यूज ऑफ द वाटर एज फॉलो। फर्स्ट क्या है हमारा, इवोपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल से कितना इवोपरेशन हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर वहाँ पे क्या है, विंड वेलोसिटी क्या है, प्रेसिपिटेशन कितना है, ऊपर से प्रेसिपिटेशन मतलब ऊपर से कितना हमारा रेन और स्नो और ये सब के फॉर्म में कितना पृथ्वी पे ग्राउंड पे आ रहा है, ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन कितना है, डे टाइम क्या है हमारा, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट्स कैसा है, जैसे हमारा सर्दी गर्मी में लाइट का इंटेंसिटी ऑफ लाइट का थोड़ा सा इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर भी डिपेंड करता है। सॉइल टाइप एंड टोपोग्राफी कैसा है, सॉइल का पहले बता चुके हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एयर का क्या है, ठीक है, तो ये सब फैक्टर है जिसपे कंजम्पटिव यूज ऑफ डिपेंड करता है, ठीक है, ऐसे प्रभावित करता है। और हम लोग देखते हैं, ठीक है, मेथड ऑफ डिटरमाइन द कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर, कौन कौन सा मेथड है जो जिससे हम लोग क्या डिटरमाइन करते हैं कंजम्पटिव यूज वाटर, ठीक है, कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर, ठीक है, कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो हम लोग देखते हैं दो मेथड है, यूज ऑफ इम्पेरिकल फार्मूला, इम्पेरिकल फार्मूला द्वारा हम लोग सीधे डिटरमाइन करते हैं कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर, और सेकंड क्या है हमारा डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर, डायरेक्ट मेजरमेंट भी कर लेते हैं, ठीक है, तो कौन कौन सा मेथड है, दो हो गया, इम्पेरिकल फार्मूला द्वारा और डायरेक्ट मेजरमेंट द्वारा, ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग डायरेक्ट मेजरमेंट में कौन सा आता है, डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर, इसमें कौन कौन सा आता है, तो पहला है इम्पेरिकल, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये इम्पेरिकल फार्मूला कौन कौन सा है कंजम्पटिव यूज करने का, तो दो तीन फार्मूला है, ठीक है, एक हमारा पेनमैन इक्वेशन हो गया, ब्लेनिक लीड यहाँ पे गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, हम लोग देखेंगे क्या थे, ये यूज ऑफ इम्पेरिकल फार्मूला फॉर डिटरमाइनिंग कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर, ठीक है, तो कौन कौन सा मेथड है, ये हमारा पेनमैन इक्वेशन हो गया, ब्लेनिक रीडर हो गया मेथड हो गया, और हार्ग्रीव क्लास ए फाइन इवोपरेशन मेथड। तो हम लोग का देखना है, हम लोग का सिलेबस में है पेनमैन इक्वेशन देखेंगे हम लोग, ठीक है, तो आगे पेनमैन इक्वेशन देखते हैं। पेनमैन इक्वेशन है, पेनमैन डेवलप्ड ए थियोरेटिकल फार्मूला बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी बजट
और मास ट्रांसफ़र अप्रोच पे। ठीक है, पेनमैन पूछेगा एग्जाम में कि पेनमैन जो थ्योरेटिकल फार्मूला दिए वो किस पे आधारित है, तो एनर्जी बजट और दूसरा क्या है हमारा मास ट्रांसफर अप्रोच पे। टू कंप्यूट द पोटेंशियल इवेपोर ट्रांसपिरेशन इन द फॉलोइंग फॉर्म। पोटेंशियल इवोपरेशन इवेपोर ट्रांसपिरेशन क्या होता है, तो हम लोग देख लेते हैं। पोटेंशियल इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन क्या होता है, इफ सफिशिएंट मॉइस्चर इज ऑलवेज अवेलेबल टू मीट द नीड्स ऑफ प्लांट द रिजल्टिंग इवेपोरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल इवेपोर ट्रांसपिरेशन। मतलब सफिशिएंट मॉइस्चर अवेलेबल होता है जो कि उसको लगेगा क्या इवेपोर ट्रांसपिरेशन में, ठीक है, जो यूज होगा, ठीक है, जिसको हम लोग तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग पोटेंशियल इवेपोर ट्रांसपिरेशन। मतलब जो हमारा है सफिशिएंट मॉइस्चर ऑलवेज अवेलेबल रहता है जो कि हमारा नीड होगा इवेपोर ट्रांसपिरेशन में, ठीक है, जो ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग पोटेंशियल इवेपोर ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ये हो गया। अब देखते हैं पेनमैन इक्वेशन। पेनमैन इक्वेशन किस किस पे बेस्ड है, कौन सा प्रिंसिपल पे, एनर्जी बजट, एनर्जी बजट पे, और क्या है मास ट्रांसफर अप्रोच पे क्या है, ये है हमारा बेस्ट है। ठीक है, तो इससे हम लोग कंप्यूट कर लेते हैं पोटेंशियल इवेपोर ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो इसका फार्मूला हमारा है, ठीक है, क्या है, एक हमारा फार्मूला है, यहाँ देख लेते हैं ई टी इक्वल टू ए एच प्लस अल्फा ई ए बाई ए प्लस अल्फा। ठीक है, ये हमारा हो गया पोटेंशियल इवेपोर ट्रांसपिरेशन निकालने का फार्मूला। ठीक है, सिंपली निकाल लेंगे, जहाँ पर होता है ई टी बराबर हो जाएगा, ई टी बराबर इवेपोर इवेपोर ट्रांसपिरेशन पीरेशन एम इवेपोर ट्रांसपिरेशन हो गया ई टी, इसको क्या चाहिए मापते हैं एम एम पर डे में। ठीक है, हमारा हो गया ए बराबर क्या हो जाएगा स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ कर्व बिटवीन वेपर प्रेशर एंड बिटवीन वेपर प्रेशर बिटवीन वेपर प्रेशर एंड क्या हो जाएगा हमारा टेम्परेचर, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर एट मीन टेम्परेचर के बीच का जो स्लोप होगा उसको हम लोग क्या करते हैं ए से डिनोट करते हैं, और हमारा एच हो गया, अगर एच को लिखते हैं एच बराबर हमारा क्या हो गया नेट इनकमिंग सोलर रेडिएशन। जो नेट सोलर रेडिएशन आ रहा है वो कितना नेट इनकमिंग सोलर रेडिएशन, उसको बोलेंगे क्या एस से डिनोट करते हैं। और ये हमारा हो गया, ये को डिनोट करते हैं ये पैरामीटर, ये पैरामीटर इंक्लूडिंग बीम वेलोसिटी एंड saturation डेफिसिट, इसको बोलेंगे क्या, ए को डिनोट करते हैं ए को डिनोट करते हैं ए पैरामीटर इंक्लूडिंग बीम वेलोसिटी एंड सैचुरेशन डेफिसिट। ये हमारा क्या हो गया स्लोप ऑफ कर्व बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। अल्फा अल्फा को डिनोट कर दिए हम लोग, अल्फा को नहीं डिनोट किए, यहाँ लिख देते हैं। अल्फा हमारा हो गया साइक्रोमैटिक PSYCHROMATIC साइक्रोमैटिक कांस्टेंट, ये हो गया साइक्रोमैटिक कांस्टेंट जो लेते हैं हम लोग का कितना है 0.49 mm Hg पर
डिग्री सेल्सियस। इसको फिर से लिख देते हैं, साइक्रोमैटिक कांस्टेंट होगा 0.49 mmHg पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हो गया। इससे हम लोग निकाल लेंगे क्या, पोटेंशियल इवोपरेशन। ठीक है, कितना हो जाएगा, ईटी से डिनोट करेंगे, ये पोटेंशियल इवोपरेशन मीटर पर डे में। ठीक है, तो ए एच प्लस अल्फा ई ए बाई ए प्लस अल्फा। इसको एच को क्या बोलेंगे हम लोग, नेट इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ए बराबर हो गया स्लोप ऑफ कर्व बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। ई अल्फा क्या हो गया, साइक्रोमैटिक कांस्टेंट 0.49 mmHg पर डिग्री सेल्सियस। और हमारा हो गया ई ए बराबर क्या हो गया, ए पैरामीटर इंक्लूडिंग बीम वेलोसिटी एंड सेचुरेशन डेफिसिट। और हमारा ई टी तो समझिएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आज का। ठीक है, आज का हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया, आज हम लोग देखिए क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप जो हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखें क्या, ड्यूटी क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, बेस पीरियड क्या होता है, क्रॉप पीरियड क्या होता है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, कोर वाटर, कोर डेप्थ, कोर पीरियड, इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन। ठीक है, ये सब हम लोग पूरा डेफिनेशन देख लिए। ठीक है, अब इस पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आज का वीडियो लेक्चर ख़त्म हो गया, यहीं पे आज हमारा थर्ड चैप्टर ख़त्म हो गया। तो थैंक यू वेरी मच। कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप हमको कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।